हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबके लिए एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर। आपको पता है कि जैसा कि हमारा इतिहास का क्रम चल रहा है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक हमें लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, प्राग ऐतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल में जो कुछ भी पढ़ा हमने इतिहास में, उसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास की सभ्यता की विशेषताएं, मतलब आग ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के जो भी विशेषताएं हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंधु सभ्यता के सभी शहरों के बारे में पढ़ा है। एक बार फटाफट मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है? बताइए, अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास की खोज किसने की थी? हेरोडोटस ने। इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? 3 कालखंडों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इसमें पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ था। सॉरी, क्योंकि इसमें पत्थरों का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पुरा पाषाण काल यानी सबसे पुराना पाषाण, सबसे पुराना, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। मध्य पाषाण काल का सबसे जो प्रसिद्ध है वो है अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी अंतिम कार्यक्रम जो था। नव पाषाण काल, जिसे हम उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं, इसमें मानव को अस्थायी आवास बनाकर रहना, पशु पालना, कृषि करना, ये सब कुछ आ गया था। और पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। ताम्र पाषाण काल में क्या हुई थी? तांबे की खोज हुई थी। सबसे पहला चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था? इलाहाबाद के कोल्डीहवा में। कहाँ मिला था? इलाहाबाद के कोल्डीहवा में। सबसे पहले कृषि किसकी हुई थी? गेहूं जौ की। किसकी हुई थी? गेहूं जौ की। कहाँ पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, पाकिस्तान में। फिर आता आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं या नहीं? आग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, जबकि प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। आग ऐतिहासिक काल में सबसे बड़ा जो सभ्यता है कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक हम लोगों ने कुछ कुछ बातें पढ़ लिया, जैसे खोज किसने की, कौन कौन से हैं। तो आप बताइए, सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का? रोपड़। रोपड़ शहर सतलज नदी के किनारे बसा। इसकी खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई है? दायमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे। कहाँ तक? दायमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे। बनवाली की खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह ने। किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। यह बनवाली प्रेजेंट के कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, ठीक है। मेसोपोटामिया नहीं, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कहाँ पर? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदारो की राखलदास बनर्जी के द्वारा खोदा गया, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के तट पर। सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब तक हम रिवीजन कर रहे थे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था, मतलब शहरी व्यवस्था थी या ग्रामीण व्यवस्था थी? अर्बन था या रूरल? कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वह एक शहरी व्यवस्था थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा यह पूरब पश्चिम दिशा में होती थी। पूरब पश्चिम दिशा में क्यों ये सड़कें बनी हुई थी? सोचिए आप लोग, आज के ज़माने में लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के ज़माने के लोग इतना माइंड रखते थे कि हवाएं जो हैं वो अक्सर अधिकतर जो है पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं। तो ये सड़कें पूरब से पश्चिम की तरफ इसलिए बनी होती थी कि आधी गंदगी जो है वो जब हवाएं आती थी तो वो साफ कर देता था। इसलिए सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी? पूरब से पश्चिम की तरफ थी। और ये एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री जो होता है एकदम सीधी रेखा में एक दूसरे को काटती थी। सिंधु सभ्यता की नालियाँ कैसी होती थी? ढकी हुई या खुली? ढकी हुई। लेकिन कोई एक ऐसा शहर था जहाँ पर नालियाँ नहीं थी, सोखता पाया गया था। कौन सा शहर था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। इनका व्यापार विदेशों तक था। इसका पता हमें कैसे चलता है? कहाँ पर चलता है? लोथल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें ईरान की मुद्रा मिली हुई है। और आज का वो पहले का जो ईरान,
इराक। इराक की मुद्रा भारत में मिली, जिसे हम फारस के नाम से जानते हैं, और भारत की मुद्रा इराक में मिली। लोथल सभ्यता में बड़े बड़े बंदरगाह हैं, यहाँ से व्यापार होता था, हमें पता चलता है कहाँ से, लोथल से। लोथल कहाँ पर मौजूद है? गुजरात में। पितृसत्तात्मक थे कि मातृसत्तात्मक? सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? पितृसत्ता मतलब पिता का सत्ता चलता था या माता का? मातृसत्तात्मक। कैसे? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमें मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इनकी लिपि कैसी थी? लिपि थी, हाँ लिपि थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। भाव चित्रात्मक, यानी जो ये लोग जैसे भीमबेटका की गुफाओं पर चित्र बना दिए थे, मनके पर चित्र बना दिए थे, उससे जो है पता चला है। इनकी मोहरों पर सर्वाधिक किसके प्रमाण मिले हैं? एक सींग वाले जानवर के। किसके? एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। इनके मोहरों पर गाय का चित्र मिला था क्या? नहीं। इनको इनके मतलब कहीं पर भी सिंधु घाटी सभ्यता में गाय, शेर, ये सब जानवर देखने को नहीं मिले। गाय पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि गाय सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था क्या? तो नहीं। हाथी की खोपड़ी मिली थी, घोड़े का कंकाल एक जगह पर मिला था, कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान मिले थे, लेकिन गाय का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम 16 kg का उपयोग होता था। आज आप 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला सोना खरीदने जाते हैं तो आप क्या 1 किलो, 2 किलो, 16 किलो लेते हैं? नहीं, तोले में लेते हैं सोना। सोने की ज़्यादा जानकारी वैसे लड़कियों को होती है, लड़के तो बहुत कम ही इंटरेस्ट रखते हैं, तो सोना तोले में खरीदा जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में 16 किलो के बाट हुआ करते थे, इससे कम के कोई बाट नहीं थे सारे। जैसे आपको 20 किलो का लेना तो नहीं मिलेगा, 16 का ही जो वो था, मतलब गुड़स्त था, 16 का ही गुड़स्त चल रहा था। ऐसे 16 दूनी 32, 3 48, ऐसे ऐसे इनके पास बाट थे, इससे कम के कोई बाट नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध में तलवार से परिचित थे क्या? नहीं, तलवार का कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? तो सिंधु नदी में आई हुई बाढ़ को सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है। सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? सिंधु नदी में आई हुई बाढ़ को सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है। कोई लोग युद्ध बताते हैं, कोई लोग कुछ बताते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक कारण है वो बाढ़ है। आज भी आप देख रहे हैं बाढ़ आ रहा है पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में तबाही मचा के रखा है। तो सोचिए पश्चिम बंगाल का क्या हाल हुआ होगा जहाँ से ये बाढ़ आया है। कौन सा बाढ़ इस समय चर्चा में है? यास बाढ़। यास नाम किसने दिया है? पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया है। कहाँ पर आया है? पश्चिम बंगाल के साइड में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, एक बार हम प्रश्न पूछते हैं, आप फटाफट बताइएगा। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापारी हुआ करते थे या नहीं? हाँ, व्यापार के प्रमाण कहाँ से मिले? लोथल से। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ देखने को मिला? लोथल में। इनकी मुहरों पर किसका चित्र बना हुआ होता था? एक सींग वाले जानवर का। गाय का चित्र था? नहीं। नालियाँ कैसी होती थी? ढकी हुई। सड़कें कैसी होती थी? पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। क्यों होती थी? क्योंकि हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। क्या ये तलवार से परिचित थे? नहीं। सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? बाढ़। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का अंत हो गया, बाढ़ आया, सिंधु सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग आए कहाँ से थे? एक बार दिमाग सोचिए कि मतलब ये लोग आए कहाँ से थे? अफ्रीका? नहीं, अफ्रीका से तो मानव आए थे। वो सभ्य मानव नहीं थे। अफ्रीका को मानव जाति का कटोरा कहा जाता है, मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका को, लेकिन वहाँ से मानव आए थे। सिंधु सभ्यता के लोग, आदि मानव आए थे अफ्रीका से। सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरु से आए थे। सुमेरु पश्चिमी मेसोपोटामिया, पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे सिंधु सभ्यता के लोग, जो एशिया में है, पश्चिमी एशिया से, जो आज का इराक है, वहाँ से आए थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है। सुमेरु की सभ्यता किससे मैच करती है? मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग से मैच करती है सुमेरु की सभ्यता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा जो अगला सभ्यता है वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा।
मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ बीसी और एडी। बीसी यानी ईसा पूर्व, जिसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कब की है? 10,000 ईसा पूर्व की, 10,000 बीसी की मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसका विकास कहाँ हुआ था? इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के किनारे हुआ था। यूफ्रेटस नदी के मध्य में हुआ था। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के मध्य में हुआ था। मेसोपोटामिया का विकास कहाँ हुआ था? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य में। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी अधिक उपजाऊ थी। जितनी भी सभ्यता है आप देखेंगे, जितनी भी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, सारी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे हमें पीने के लिए आसानी से पानी मिल जाता था और उपजाऊ मतलब कृषि करने के लिए अच्छा खासा पानी मिल जाता था, उपजाऊ मिट्टी मिल जाती थी। इसलिए जो भी सभ्यता है वह नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कब विकसित हुई? 10,000 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? इराक में। इराक में किस नदी के मध्य में? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य में। टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य में इराक में 10,000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। लेकिन ये जो है रूरल सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आज भी आप अगर देखते हैं तो शहरों में लोग बड़ा बड़ा व्यवसाय करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डालते हैं, उसमें लोग कार्य करते हैं। लेकिन गाँव का आज भी मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। लोगों के पास खूब ढेर सारे खेत होते हैं, उसमें अन्न उपजाते हैं। इसी तरह जब मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी तो यहाँ का मुख्य आधार क्या था? कृषि थी। कृषि से इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी, कृषि से ये पैसे कमाते थे। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। इस समय के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया के समय के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? इराक में। किस नदी के मध्य में? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य में। किस सन में? 10,000 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी या शहरी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया का मुख्य अर्थव्यवस्था जो थी किससे चलती थी? कृषि से चलती थी। मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरद कहा जाता था। जिगुरद कहा जाता था मेसोपोटामिया के मंदिरों को। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। कौन कौन से? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में। कौन से? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। ठीक है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ देखने को मिला था? बेबीलोन में। बेबीलोन की सभ्यता में हमें झूलता हुआ बगीचा देखने को मिला था। जैसे आज आपको फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। इसी तरह बेबीलोन में हमें झूलता हुआ बगीचा देखने को मिला है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीस सभ्यता को थोप दिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश किसने किया था? सिकंदर ने। सिकंदर भारत क्यों आया था? आपको बता दें, सिकंदर भारत जो है यहाँ के जो बढ़ई मिस्त्री होते थे उनसे इम्प्रेसिव होकर और हाथियों के बारे में सुनकर, हमारे यहाँ इतनी हाथियाँ पाई जाती थी, हाथियों के दांत के व्यापार होते थे, उनके लिए ही मतलब सुनकर उनको देखने के लिए बढ़ई मिस्त्री के लिए सिकंदर भारत आया था। और सिकंदर ने ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और यहाँ पर कौन सा सभ्यता विकसित कर दिया? ग्रीक की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पहली नगरीय सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता पहली सभ्यता थी, पूरे विश्व की पहली सभ्यता थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है?
मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? इराक में, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के किनारे 10,000 ईसा पूर्व में। यहाँ की मिट्टी कैसी थी? उपजाऊ थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी थी या ग्रामीण? तो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वह क्या था? कृषि था। मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। क्या? जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में। मेसोपोटामिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में। कौन कौन से? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा कहाँ से मिला था? बेबीलोन की सभ्यता से। सबसे पुरानी सभ्यता, पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन विश्व की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता नगरीय सभ्यता नहीं थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। यह सबसे पुरानी सभ्यता। लेकिन अगर पूछा जाए नगरीय सभ्यता तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता। सिकंदर ने सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश करके कौन से सभ्यता को जन्म दिया? ग्रीक सभ्यता को। सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश करके कौन सी सभ्यता को जन्म दिया? ग्रीक की सभ्यता को। वेरी गुड। आगे देखते हैं। आगे आता है मिस्र की सभ्यता, जिसे हम इजिप्ट की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन कहते हैं। मिस्र की सभ्यता या 3100 ईसा पूर्व में इसका मतलब विकास हुआ। 3100 ईसा पूर्व में इजिप्ट की सभ्यता। मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। मिस्र में आपको पता है बड़े बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो मिस्र जो है किस लिए फेमस है? ताबूत में ये क्या कहते हैं, मम्मी के कारण फेमस है। तो वहाँ पर बड़े बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई? नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। नील नदी क्या कोई मतलब वर्जन कहीं से हुआ है? तो नहीं, ब्लू मतलब नीली नदी और वाइट रिवर, वाइट नील नदी, दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण किए हैं। तो मिस्र की सभ्यता किस नदी की देन है? नील नदी की देन है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? फिरौन के नेतृत्व में। मिस्र सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में किया गया? फिरौन के नेतृत्व में। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में स्थित है। 31,000 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। आज भी आप देखेंगे मिस्र अपने पिरामिड के लिए फेमस है। तो मिस्र में किस किस चीज़ का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। इस सभ्यता में रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीज़ा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। मिस्र में जो गीज़ा नामक स्थान है वहाँ का पिरामिड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज भी वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, गीज़ा का पिरामिड। लोग देखने के लिए जाते हैं गीज़ा के पिरामिड को। अगली जो सभ्यता है वह रोम की सभ्यता है। लेकिन उसके पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने, बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। मिस्र का विकास किस नदी के किनारे हुआ? नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया का विकास किस नदी के बीच में हुआ? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के बीच में मेसोपोटामिया का विकास हुआ था। मेसोपोटामिया की कृषि जो था व्यवसाय का मुख्य आधार हुआ करता था। मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। कहाँ का पिरामिड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? गीज़ा का पिरामिड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अगला जो आता है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में हुआ या इटली में विकसित हुआ था। इटली का एक शहर है रोम, इटली की कैपिटल भी है शायद रोम। वहाँ पर रोम की सभ्यता विकसित हुई थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। जो भूमध्य सागर है, रोम की सभ्यता ने पूरी तरह से उस पर अपना अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन के आकर्षण का केंद्र है। मतलब जो प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उसमें से सबसे विकसित सभ्यता थी रोम की सभ्यता। इटली को आज भी अगर आप एक नज़र में देखेंगे, लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। इटली इतनी व्यवस्थित शहर है, उसके सड़कें, उसकी इमारतें इतना व्यवस्थित बनी हुई हैं कि उसको देखने के लिए लोग
आकर्षित होकर जाते हैं। तो उस समय में सोचिए या कितना विकसित था। उसी समय से इटली जो है वह विकसित शहर था। वहाँ पर जो है जो पुराने अवशेष हैं वो आज भी सुरक्षित बचे हुए हैं और उसे देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। कहाँ पर? इटली में, रोम की सभ्यता में। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इंग्लिश में उनके बहुत सारे मतलब हाँ स्टोरी बनी हुई है। जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस रोम की सभ्यता के दो बड़े राजा हुआ करते थे। जूलियस सीजर की हत्या किसने की थी? जूलियस सीजर की जो हत्या है उनके मंत्रिमंडल द्वारा ही कर दिया गया था, धोखे से। मतलब अनजान, मतलब जैसे जूलियस सीजर बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पर और उनके किसी एक मंत्री ने जाकर उन्हें चाकू भोंक दिया, उनके मंत्रिमंडल ने ही उनकी हत्या कर दी थी। तो जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस किस समय के राजा हुआ करते थे? रोम की सभ्यता के समय के राजा हुआ करते थे। रोम की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? इटली में। किस सन में? 600 ईसा पूर्व में। रोम की जो सभ्यता है वह वहाँ का मतलब दो बड़े राजा कौन हुआ करते थे? जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस। ठीक है। पिरामिड कहाँ का प्रसिद्ध है? गीज़ा का। पिरामिड कहाँ का प्रसिद्ध है? गीज़ा का। एक सींग वाले जानवर कहाँ मिले थे? मुद्रा पर। मुद्रा कहाँ मिला था? लोथल में। पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास कहाँ हुआ? मिस्र की सभ्यता में। ठीक है। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। जूलियस सीजर जो राजा थे उनके ऊपर विलियम शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा था। आप उसे यूट्यूब पर या किसी बुक में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है फारस की सभ्यता। जो आज का ईरान है उसे हम फारस पहले कहा जाता था, फारस। तो आता है फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व में या वर्तमान के ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। सिकंदर कहाँ से आया था? सिकंदर फारस से ही आया था। इसकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। फारस के लोगों की भाषा कैसी थी? फारसी थी। और ये धर्म कौन सा मानते थे? पारसी मानते थे। पारसी धर्म का अंत किसने कर दिया? सिकंदर ने। सिकंदर ने क्या किया था? पारसी धर्म का अंत कर दिया था। ठीक है। फारस की सभ्यता किस सन में विकसित हुई? 500 ईसा पूर्व में। फारस के धर्म की भाषा क्या थी? फारस की सभ्यता की भाषा क्या थी? फारसी थी। और वो लोग किस धर्म को मानते थे? पारसी धर्म को। फारसी नहीं, पारसी धर्म को। पारसी धर्म का अंत किसने किया? सिकंदर ने कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं स्पार्टा। स्पार्टा क्या है? स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। या ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है, या बहुत बड़ा एरिया नहीं है, या ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे स्पार्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो सैनिक होते थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते थे, उसी के लिए यह फेमस है। स्पार्टा में मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ये सैनिक कितने बहादुर हुआ करते थे स्पार्टा के जो सैनिक थे। यह पेपर में अक्सर यूपीएससी पेपर में या स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का ही पेपर जो होता है, ये जब जो क्वेश्चन आए रहते हैं, ये जब 8-10 साल पुराने हो जाते हैं तो उसे एसएससी अपने पेपर में दे देता है। उसी के पेपर को तो रिवीज मतलब एसएससी अपने यहाँ डाल देता है। एसएससी का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एसएससी स्टेट पीसीएस का अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आप एसएससी से बहुत हलवा चीज़ है। स्टेट पीसीएस में जो पहले प्रश्न पूछे रहते हैं उसी को 8-10 साल बाद एसएससी पूछ लेता है। तो स्टेट पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के थे? तो स्पार्टा के सबसे बहादुर सैनिक थे। इतने बहादुर थे कि 300 सैनिक, केवल 300 सैनिक 20,000 सैनिकों को मात दे दिए थे। कहाँ के सैनिक थे? स्पार्टा के सैनिक। किसके नेतृत्व में इन्होंने ऐसा किया था? किसके नेतृत्व में? लियोनाइड्स के नेतृत्व में। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। ग्रीस की जो विशाल सेना थी, जो 20,000 के सैनिक थे, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्कसीज कर रहा था। जबकि 300 सैनिक जो स्पार्टा के थे वो लियोनाइड द्वारा नेतृत्व में था और 300 सैनिक स्पार्टा के जीत गए थे, 20,000 सैनिकों पर भारी पड़ गए थे। जर्कसीज ने धोखे से किसको हरा दिया था? स्पार्टा को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? स्पार्टा को धोखे से हरा दिया। जर्कसीज हरा नहीं पाता लेकिन धोखे से हरा दिया था। उसके बाद आता है पीली नदी की सभ्यता।
एलो रिवर की सभ्यता, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। पीली नदी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? उपजाऊ भूमि के लिए। अच्छा बताइए, स्वर्ण सबसे ज्यादा कहाँ मिलते थे? स्वर्ण बताइए। स्वर्ण, सोना, सोना सबसे ज्यादा कहाँ मिलता था? हमने आपको किसी मूवी के बारे में कल बताया था, ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में आप देखेंगे उस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया, बांध बनाकर पानी को रोक दिया गया था। क्यों? सोना निकालने के लिए ही। सोना निकालने के लिए जब बांध बनाकर पानी को रोक दिया गया, तभी वह पानी अपने मतलब पानी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, उसमें बहाव आया और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदाड़ो की सभ्यता का विनाश हो गया था। तो सोना कहाँ पर पाया जाता था? मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में। पीली नदी कैसी थी? उपजाऊ थी, उपजाऊ थी बहुत ज़्यादा। आपको सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता कब विकसित हुई? 10,000 ईसा पूर्व में। किस नदी के बीच में? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य में। टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी कहाँ पर है? इराक में है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? कृषि था अर्थव्यवस्था का। झूलता हुआ बगीचा कहाँ से मिला? बेबीलोन से। झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर मिला? बेबीलोन में। मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश किसने किया? सिकंदर ने। किसने किया था? सिकंदर ने। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश करने के बाद सिकंदर ने किस सभ्यता को विकसित किया? तो ग्रीक की सभ्यता को विकसित किया था। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन विश्व की सबसे पहली विकसित यानी नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। स्पार्टा किस लिए प्रसिद्ध था? अपने सैनिकों की बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। फारस की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? फारस की सभ्यता जो पहले फारस हुआ करता था, आज का क्या है? ईरान है। 500 ईसा पूर्व में। फारस के लोग किस धर्म को मानते थे? पारसी धर्म को। पारसी धर्म का अंत किसने किया था? सिकंदर ने किया था। जूलियस सीजर की हत्या किसने की थी? उनके मंत्रिमंडल ने। रोम सभ्यता के दो जो बड़े राजा थे कौन से थे? जूलियस सीजर एवं आगस्टक थे। रोम की सभ्यता इटली में विकसित हुई। ठीक है। जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा हुआ है? विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा हुआ है? विलियम शेक्सपियर ने। मिस्र की सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध चीज क्या था? पिरामिड। पिरामिड, वो भी कहाँ का? गीजा का पिरामिड। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों में सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह का मेहनत मैं आपके लिए करती रहूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप थोड़ी सी मदद करिए मेरी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने में। आगे हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। अभी तक हम लोगों ने इतिहास की खोज किसने की? इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया? प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल को पूरी तरह से पढ़ा, आग ऐतिहासिक काल को पढ़ लिया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल का पूरा कंटेंट यहाँ पर बन चुका है। अगले टॉपिक में हम आपको ऐतिहासिक काल की जानकारी देंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई कमी आपको दिखती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।